हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह केमिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यह अध्याय 8 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रकृति में स्थित प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी तत्वों के मिश्रण अथवा यौगिकों से निर्मित है। ये तत्व पदार्थ की संरचना, गुणधर्म एवं भौतिक स्वरूप का निर्धारण करते हैं। 1800 ईस्वी तक वैज्ञानिकों को मात्र 30 तत्वों की उपस्थिति का ज्ञान था। 2016 तक 118 तत्वों की खोज की जा चुकी थी। इनमें से 94 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, 94 जो एलिमेंट्स हैं ये प्रकृति में पाए जाते हैं, जबकि शेष 24 तत्व वैज्ञानिकों के द्वारा संश्लेषित किए गए हैं। तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। समय के साथ ज्ञात तत्वों की संख्या में लगातार वृद्धि होती गई, इसीलिए सभी तत्वों और उनके यौगिकों की संरचना, गुणधर्म एवं अन्य भौतिक रासायनिक विशेषताओं का पृथक पृथक अध्ययन कर पाना एक जटिल कार्य प्रतीत हो रहा था। इसीलिए वैज्ञानिकों ने कुछ निश्चित समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर तत्वों के क्रमिक एवं तार्किक वर्गीकरण की आवश्यकता का अनुभव किया, ताकि सभी तत्वों के गुणधर्मों का समन्वित एवं सरलीकृत अध्ययन किया जा सके। तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास। तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, पहला है धातु अधातु वर्गीकरण, दूसरा है डोबेराइनर के त्रिक और तीसरा है न्यूलैंडस का अष्टक। इन तीनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला है धातु एवं अधातु वर्गीकरण। सर्वप्रथम बर्जीलियस के द्वारा तत्वों को धातु तथा अधातु नामक दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया। याद रखिएगा, चमकीले, लचीले, उष्मा एवं विद्युत के सुचालक और सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहने वाले तत्वों को धातु की श्रेणी में रखा गया। चमक रहित, अलोचशील एवं अनम्य, ठीक है, चमक रहित, अलोचशील एवं अनम्य तथा उष्मा, ठीक है, तथा उष्मा एवं विद्युत के कुचालक और सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में न रहने वाले तत्वों को अधातु की श्रेणी में रखा गया। तो याद रखिएगा, चमकीला, लचीले, ठीक है, धातु की श्रेणी में किन्हें रखा जाएगा? जो एलिमेंट चमकीले होंगे, लचीले होंगे, उष्मा और विद्युत के सुचालक और सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहने वाले जो तत्व होंगे, इनको क्या किया जाएगा? धातु के श्रेणी में रखा जाएगा। और अधातु के श्रेणी में किन्हें रखा जाएगा? जो चमक रहित, अलोचशील, अनम्य और उष्मा एवं विद्युत के कुचालक और सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में न रहने वाले तत्वों को अधातु की श्रेणी में रखा गया। धातु अधातु वर्गीकरण की सीमाएं क्या हैं? पहला है धातु अधातु वर्गीकरण में अधिक सक्रिय धातुओं एवं अधातुओं के विषय में कोई तार्किक कारण स्पष्ट नहीं किया गया। दूसरा है कुछ तत्व ऐसे भी थे जिनमें धातु और अधातु के दोनों गुण विद्यमान थे, उन्हें उपधातु कहा गया, परंतु उपयुक्त वर्गीकरण में उनको पृथक स्थान नहीं दिया गया। डोबेराइनर के त्रिक, याद रखिएगा, परमाणु सिद्धांत के विकास के पश्चात 1817 ईस्वी में जर्मन रसायन वैज्ञानिक वुल्फगैंग डोबेराइनर ने जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास किया। डोबेराइनर ने ऐसे तीन तत्वों के समूह निर्धारित किए जो सामान्य गुण प्रदर्शित करते थे। डोबेराइनर के अनुसार समूह के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य में स्थित तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का लगभग औसत होता है। तीन तत्वों के इन समूहों को त्रिक कहा गया है। क्या कहा गया है? त्रिक। डोबेराइनर के त्रिक तत्व है लिथियम, जिसका परमाणु द्रव्यमान 7 होता है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23, पोटेशियम का 39 होता है। यहां पे ध्यान रखिएगा, कहा गया है कि डोबेराइनर के अनुसार समूह के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य में स्थित तत्व का परमाणु द्रव्यमान, मध्य में जो स्थित है, जैसे सोडियम है, मध्य में स्थित तत्व के जो द्रव्यमान है परमाणु, ठीक है, परमाणु जो इसके तत्व हैं मध्य में स्थित तत्वों का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमानों का लगभग औसत होता है। पहले और तीसरे
तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है मध्य वाला। समझ में आ गया? जैसे लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान 7 है, पोटेशियम का 39 है, इन दोनों को ऐड करके इसका एवरेज निकालिएगा तो 23 आएगा। यही कहने का मतलब था। जैसे कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40, स्ट्रोंशियम का 88, बेरियम का 137, इन दोनों को ऐड कर एवरेज निकालिएगा तो मध्य वाला जो एवरेज आएगा वो 88 आएगा। क्लोरीन का 35.45, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 126.9। डोबेराइनर के वर्गीकरण की सीमाएं क्या हैं? सभी तत्वों को डोबेराइनर के द्वारा परिभाषित त्रिक समूहों में वर्गीकृत नहीं किया जा सका, इसीलिए डोबेराइनर के त्रिक समूहों के निष्कर्षों को केवल संयोग माना गया। याद रखिएगा, भिन्न भिन्न गुण वाले जो तत्व हैं, भिन्न भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक ही त्रिक समूह में रख दिया गया जो तर्क संगत नहीं था, जैसे में कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। न्यूलैंडस का अष्टक नियम क्या है? 1865 ईस्वी में अंग्रेज रसायन वैज्ञानिक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंडस ने तत्वों के वर्गीकरण की एक नवीन संकल्पना जो है प्रस्तुत की। न्यूलैंडस के अनुसार अगर बात करें तो सभी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वां तत्व पहले स्थान के तत्व से गुणधर्मों में समान होगा। ध्यान दीजिएगा, इनके अनुसार अगर बात करें, न्यूलैंडस के अनुसार यदि सभी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वां तत्व जो होगा वो पहले स्थान के तत्व से गुणधर्मों में समान होगा। इसकी तुलना संगीत के अष्टक नियम 7 सुरों के पश्चात दोहराव से की गई, इसीलिए इसे न्यूलैंडस का अष्टक नियम कहा गया। हम इस प्रकार के वर्गीकरण में तत्वों के गुणधर्मों में आवर्ती दोहराव की प्रवृत्ति देख सकते हैं। न्यूलैंडस के अष्टक नियम के अनुसार अगर बात करें तो लिथियम के बाद 8वें स्थान पर सोडियम और सोडियम के बाद 8वें स्थान पर पोटेशियम आता है, इसीलिए इन तीनों तत्वों के गुणधर्म जो है लगभग समान है। न्यूलैंडस के अष्टक नियम की जो सीमाएं हैं, पहला है इस वर्गीकरण में हाइड्रोजन को उचित, मतलब कि जो हाइड्रोजन है इस वर्गीकरण में न्यूलैंडस के जो अष्टक नियम की जो सीमाएं हैं इसके अनुसार अगर बात करें तो इस वर्गीकरण में हाइड्रोजन को जो है उचित स्थान नहीं दिया गया। कैल्शियम के बाद के तत्वों में अष्टक नियम का पालन नहीं होता है। संक्रमण तत्वों को अष्टक नियम के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य नहीं माना गया। ठीक है, इसके सीमाएं हैं तो याद रखिएगा। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, वर्ष 1869 ईस्वी में रूसी रसायन वैज्ञानिक दमित्री इवानोविच मेंडलीफ ने, नाम क्या है, दमित्री इवानोविच मेंडलीफ ने तत्वों के वर्गीकरण की दिशा में अत्यधिक सार्थक और तार्किक प्रयास किए। मेंडलीफ ने तब तक ज्ञात 63 तत्वों को उनके गुणधर्मों, परमाणु द्रव्यमान, रासायनिक गुणों में समानता के आधार पर वर्गीकृत किया। मेंडलीफ ने तत्वों के प्रेक्षण से निष्कर्ष निकाला कि यदि सभी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो तत्वों के गुणधर्मों में कुछ निश्चित अंतरालों पर दोहराव आता है। इसे मेंडलीफ का आवर्ती नियम कहा गया। इसके अनुसार तत्वों के गुणधर्मों उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए समान गुणधर्म वाले तत्वों को समान वर्ग में क्या रखा गया, याद रखिएगा, समान वर्ग में जो है रखा गया। और इस प्रकार समूहों एवं आवर्तों में विभाजित एक व्यवस्थित सारणी तैयार हुई जिसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहा गया। इसके साथ ही मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान भी, खाली स्थान भी छोड़े और उन स्थानों पर भरे जाने वाले तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी भी की। बाद में ऐसे अनेक तत्व खोजे गए जिनके गुण मेंडलीफ के द्वारा बताए गए गुणों के लगभग समान थे। मेंडलीफ के वर्गीकरण की सीमाएं क्या है? पहला है हाइड्रोजन का स्थान। देखिए, पूर्व के वर्गीकरण थे, पूर्व के वर्गीकरणों के समान मेंडलीफ भी अपनी सारणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पाए। तो
जो इनकी सीमाएं थी, पहला, हाइड्रोजन का जो स्थान है पूर्व के वर्गीकरणों के समान मेंडलीफ भी अपनी सारणी में हाइड्रोजन को जो है उचित स्थान नहीं दे पाए असंगत युग में। ये क्या है, तो यह सारणी परमाणु द्रव्यमान असंगत जो युग में है, इसकी जो दूसरी सीमाएं है असंगत युग में। यद्यपि यह सारणी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में थी, परंतु कुछ तत्वों के युग में ऐसे थे जिनमें अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले स्थान दिया गया था। जैसे कोबाल्ट को निकेल से पहले, कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान 58.9 और निकेल का परमाणु द्रव्यमान 58.7 था। तो कोबाल्ट को जो है निकेल से पहले, और टेल्यूरियम का जो परमाणु द्रव्यमान है 128 है और आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान 127। तो टेल्यूरियम को आयोडीन से पहले स्थान दिया गया था। समस्थानिकों की स्थिति, नेक्स्ट जो सीमाएं थी समस्थानिकों की स्थिति के संदर्भ में अगर बात करें तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के समस्थानिकों के लिए स्थान का निर्धारण नहीं किया गया था। समस्थानिक किसी तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है, परंतु परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर समान होता है। अनावश्यक संबंध, देखिए मेंडलीफ हैं, इनके अनेक भिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को समान समूहों में रख दिया गया। जैसे तांबा, चांदी, सोना, इनको क्षारीय तत्वों के साथ एक ही समूह में जो है स्थान दिया गया। इसके बाद है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, आधुनिक आवर्त नियम, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 1913 ईस्वी में इंग्लैंड के भौतिक वैज्ञानिक हेनरी मोजले, नाम क्या है, हेनरी मोजले, इन्होंने एक्स किरण स्पेक्ट्रम के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला था कि किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान के तुलना में उसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। इस आधार पर मेंडलीफ के द्वारा प्रतिपादित आवर्त नियम में संशोधन करके आधुनिक आवर्त नियम प्रस्तुत किया गया और इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। याद रखिएगा। यहां पे देखिए मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं ताकि आप जो है स्पष्ट रूप से इसको देख पाए। ये पेज थोड़ा सा मतलब कि क्षैतिज रूप में है तो आप पूरा नहीं देख पाएंगे। यह है आधुनिक आवर्त सारणी। आपको देखिए इसमें जो है एटॉमिक नंबर जो है, आपको एटॉमिक नंबर और मास याद रखना है, मतलब कि जानकारी के तौर पर। वैसे एग्जामों में बहुत कम ही पूछे जाने की संभावना होती है, बट जानकारी के तौर पे इसे याद रखिएगा। कम से कम 20 तक, जैसे आपका जो हाइड्रोजन जो है इसका जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, 1 है। एटॉमिक मास जो है 1.008 होता है। इसके बाद हीलियम है, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके बाद है फ्लोरीन, नियोन। इस तरह से 20 तक आपको याद रखना है। इसके बाद है नियोन के बाद आपका जो होगा 11वां स्थान पे सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। इसके बाद एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। इसके बाद क्या होगा, फास्फोरस, सल्फर। 17 है क्लोरीन, आर्गन 18 है। इसके बाद आपका जो 19 है पोटेशियम है और कैल्शियम 20 है। 21 जो है स्कैंडियम होता है। टाइटेनियम जो होता है ये इसका एटॉमिक नंबर 22 होता है और वेनेडियम 23, ठीक है। इस तरह से आप जो है कम से कम एटॉमिक नंबर 20 तक जो है आप ज्ञान के तौर पे, मतलब जानकारी के तौर पे जो है आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी जो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी के तुलना में अत्यंत व्यापक, तार्किक एवं सरलीकृत है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो इसमें 63 तत्व थे, इसके तुलना में अत्यंत जो है ये व्यापक, तार्किक और सरलीकृत है। कौन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें 118 तत्व वर्गीकृत हैं। इसीलिए इसे आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप यानी लॉन्ग फॉर्म कहा जाता है। आवर्त सारणी की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखिए आवर्त एवं वर्ग, पीरियोडिक एंड ग्रुप्स। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज, याद रखिएगा 7
क्षैतिज इस तरह से और 18 ऊर्ध्वाधर इस तरह से स्तंभों में विभाजित है। तो जो आवर्त एवं वर्ग जो है, आधुनिक जो आवर्त सारणी है, इसको 7 क्षैतिज पंक्तियों में और 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विभाजित किया गया है। क्षैतिज पंक्तियों को जो है, क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त पीरियोडिक कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर जो है, ऊर्ध्वाधर को वर्ग यानी ग्रुप कहा जाता है। और इस प्रकार आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग है। तो कितना आवर्त और कितना वर्ग है? तो 7 आवर्त और 18 वर्ग है। ऐसे तत्व जिनके परमाणु की वाहतम कक्षा, ऐसे याद रखिए, ऐसे तत्व जिनके परमाणु की वाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, उन्हें एक ही वर्ग में रखा गया है। और यही कारण है कि एक वर्ग के सभी तत्वों के मुख्य गुण समान होते हैं। प्रथम आवर्त में 2 तत्व, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व और चौथे 5वें आवर्त में 18-18 तत्व और छठे आवर्त में 32 तत्व सम्मिलित है। जबकि जो 7वां वर्ग है ये अपूर्ण है, यानी इसको पूरा भरा नहीं गया है। तो 7वां जो याद रखिएगा, 7वां वर्ग अपूर्ण है, पूर्ण रूप से ये मतलब पूर्ण नहीं है। छठे आवर्त के तीसरे वर्ग में परमाणु क्रमांक जो है 57 से 71 तक के 15 तत्व सम्मिलित हैं। छठे आवर्त के तीसरे वर्ग में आप पीरियोडिक टेबल सामने निकाल लीजिएगा और देखिएगा छठे आवर्त, आवर्त किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। छठे आवर्त के तीसरे वर्ग में जाइए, परमाणु संख्या जो है, परमाणु क्रमांक जो है, एटॉमिक जो नंबर है, 57 से 71 तक देखिए, 57 से 71 तक के 15 तत्व जो है सम्मिलित हैं, जिन्हें लैंथेनाइडस क्या कहा जाता है? लैंथेनाइडस कहा जाता है। इसी प्रकार 7वें आवर्त के तीसरे वर्ग में, इसके बाद 7वें आवर्त के तीसरे वर्ग में जाइए, परमाणु क्रमांक 89 से 103 तक के तत्व सम्मिलित हैं, जिन्हें एक्टिनाइडस कहते हैं। हाइड्रोजन वर्ग 1 और वर्ग 17 दोनों के तत्वों के, याद रखिएगा, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन वर्ग 1 और वर्ग 17 दोनों के तत्वों से समानता जो है प्रदर्शित करता है। इसीलिए इस दोनों वर्गों के ऊपर स्थान दिया गया है। इसलिए इसे दोनों वर्गों के ऊपर स्थान दिया गया है। एक ही आवर्त में उपस्थित तत्व, एक ही आवर्त में जो उपस्थित तत्व हैं, इनकी जो परमाणु त्रिज्या है, एटॉमिक रेडियस जो है, आयनीकरण ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता में एक निश्चित प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या में कमी आती है और आयनीकरण ऊर्जा एवं विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि होती है। बाएं से, याद रखिएगा, बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या में कमी आएगी, आयनीकरण ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि होगी। आवर्त सारणी में तत्वों की जो आवर्त प्रवृत्ति है आप देख सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, आवर्त सारणी में तत्वों की जो आवर्त प्रवृत्ति है, यहां पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, आयन ऊर्जा, ठीक है। ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और ये है आयन ऊर्जा। यहां पे है इस तरह से जो होंगे अधात्वी गुण और इस तरह से जो होंगे धात्वी गुण। तो इसको, इस डायग्राम को एक बार आप जो है अच्छे से एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी उदासीन परमाणु को ऋणात्मक आयन में परिवर्तित करने के लिए उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता अथवा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? किसी उदासीन परमाणु को ऋणात्मक आयन में परिवर्तित करने के लिए उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है। सामान्यतः अधात्विक तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता धात्विक तत्वों से जो है अधिक होती है। आयन विभव क्या है? किसी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को आयन विभव अथवा आयनन ऊर्जा कहा जाता है। क्षारीय तत्वों का आयनन विभव सबसे कम, याद रखिएगा, क्षारीय तत्वों का जो आयन विभव होता है यह सबसे कम होता है। आदर्श गैसों का आयनन विभव सबसे ज्यादा होता है। सीजियम एक
क्षारीय धातु है। सीजियम क्या है? एक क्षारीय धातु है जिसका आयनन विभव 375.7 किलो जूल प्रति मोल होता है, न्यूनतम होता है। और हेलियम एक आदर्श गैस है जिसका आयनन विभव कितना? 2372.1 किलो जूल प्रति मोल, जो कि सर्वाधिक है, याद रखिएगा। विद्युत ऋणात्मकता, साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति जो है परमाणु की विद्युत ऋणात्मक, परमाणु की क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर, बाईं से दाईं ओर जाने पर तत्वों की जो विद्युत ऋणात्मकता है इसमें वृद्धि होती है। वर्गों में ऊपर से जो है नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर जो है ऊपर से नीचे की ओर विद्युत ऋणात्मकता में जो है कमी आती है। जैसे फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होगी और फ्रांसियम की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है। तो ऊपर से नीचे की ओर विद्युत ऋणात्मकता में कमी आती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले कक्षक के आधार पर तत्वों के प्रकार, तो याद रखिएगा एस ब्लॉक तत्व, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक, इन सभी ब्लॉकों के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनके रासायनिक गुणों को दर्शाता है। ऐसे तत्व जिनके वाहतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं उनका वितरण एक समान है, उन्हें एक ही वर्ग में रखा गया है। किसी तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी कक्षक में भरे जाते हैं। इस आधार पर सभी तत्वों को 4 ब्लॉक्स एस, पी, डी तथा एफ में विभाजित किया गया है। इसका संक्षिप्त विवरण जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ठीक है। इधर जो है ये आपका पी ब्लॉक है और जो लास्ट में है इधर ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं। तो कौन से, याद रखिए, कभी कभी पूछा जाता है, वैसे इसे पूछे जाने की जो संभावनाएं है बहुत कम है, कभी कभी पूछा जाता है कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो किस ब्लॉक में मतलब कि उन्हें जो है रखा गया है। तो यहां से प्रश्न कभी कभार हो सकता है पूछा जा सकता है, तो इसको एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा किस ब्लॉक में कौन से तत्व जो है रखे गए हैं। जैसे एस ब्लॉक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एस ब्लॉक के तत्व, इस ब्लॉक के अंतर्गत यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी ब्लॉक हैं इन ब्लॉक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एस ब्लॉक के जो तत्व हैं इसके अंतर्गत उन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है या किया गया है जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करते हैं। इसके अंतर्गत आवर्त सारणी के वर्ग 1 और 2 के सभी तत्व तथा हीलियम को सम्मिलित किया जाता है। वर्ग 1 और वर्ग 2 को इसके अंतर्गत और हीलियम को जो है सम्मिलित किया जाता है। एस ब्लॉक के सभी तत्व मेटल्स हैं, धातुएं हैं। ये चमकीले, श्वेत, उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। ये सरलता से अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, इसीलिए इन्हें आवर्त सारणी के सबसे क्रियाशील तत्वों में सम्मिलित किया जाता है। वर्ग 1 के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय धातुएं, ठीक है, याद रखिएगा, जो वर्ग 1 है इसके तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय धातुओं यानी अल्काइल मेटल्स, अल्काली मेटल्स कहा जाता है, क्षारीय धातुएं कहा जाता है, जो जल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करके हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। वर्ग 2 के जो तत्व हैं इनको सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातुएं। इन तत्वों के ऑक्साइड्स और हाइड्रा ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और भूपर पट्टी में ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। इसके बाद है पी ब्लॉक के तत्व, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पी ब्लॉक के अंतर्गत अगर बात करें तो उन तत्वों को इसमें सम्मिलित किया गया है जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करते हैं। इसके अंतर्गत आवर्त सारणी के वर्ग 13 से 18 तक, पीरियोडिक टेबल को निकालिए और 13 से 18 तक के सभी तत्व हीलियम को छोड़कर जो है इसे इस ब्लॉक में सम्मिलित किया गया है। तो वर्ग 13 से 18 तक जो भी तत्व हैं इनको इसमें सम्मिलित किया गया है, लेकिन हीलियम को छोड़कर। किसको छोड़कर? हीलियम को छोड़कर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पे इसके बाद पी ब्लॉक के जो वर्ग हैं, जैसे वर्ग 13 में बोरॉन समूह, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम आदि आते हैं। वर्ग 14 में कार्बन समूह, कार्बन, सिलिकॉन, टीन आदि आता है। वर्ग 15 में नाइट्रोजन के समूह, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी आदि आता है। वर्ग 16 में
चाल्कोजेन समूह ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम आदि आता है। वर्ग 17 में हाइड्रोजन समूह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि आता है। और वर्ग 18 में आदर्श गैस यानी अक्रिय गैस समूह हीलियम, नियोन, आर्गन आदि आता है। तो अक्रिय गैस याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, पी ब्लॉक के अंतर्गत धातु, अधातु एवं उपधातु सभी प्रकार के तत्व जो है सम्मिलित होते हैं। और इस वर्ग की धातुएं और अधातुओं के साथ जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक जो है, पी ब्लॉक में इस वर्ग की जो धातुएं हैं, इस वर्ग की धातुएं अधातुओं के साथ अभिक्रिया करके आयनिक यौगिकों का निर्माण करती है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए, गैलियम क्या है? गैलियम धातु जो है हथेली पर रखते ही पिघल जाती है। गैलियम को हाथ पर रखिएगा, हथेली पर, तो ये जो है गैलियम जो धातु है ये जल्द पिघल जाता है। टीन एक लोचशील एवं अत्यंत उपयोगी धातु है जो अनेक मिश्र धातुओं का आवश्यक घटक है। पी ब्लॉक के अधिकतर तत्व जो है अधातु हैं जो उष्मा और विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। इनका क्वथनांक निम्न होता है और ये सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करते हैं। इस वर्ग में सम्मिलित जो ब्रोमीन है यह अधातु है और यह सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन जो है सामान्य ताप पर जो है सामान्य टेम्परेचर पर किस अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में। इसके बाद है डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के अंतर्गत सम्मिलित तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरे जाते हैं। इसके अंतर्गत वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के सभी तत्वों को सम्मिलित किया गया है। डी ब्लॉक आवर्त सारणी में एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित है, इसीलिए इसमें सम्मिलित तत्वों को संक्रमण तत्व, याद रखिएगा, संक्रमण तत्व कहा जाता है। परंतु पारा, जस्ता, तांबा, स्कैंडियम संक्रमण तत्व नहीं है। डी ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं जो एस ब्लॉक के तत्वों की तुलना में अधिक क्रियाशील और पी ब्लॉक के तत्वों की तुलना में कम क्रियाशील होती है। ये तत्व उच्च तन्यता शक्ति, आघात वर्धनीयता, लोचशीलता, उष्मा एवं विद्युत की सुचालकता आदि गुण प्रदर्शित करते हैं। इस ब्लॉक में सम्मिलित पारा यानी मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। डी ब्लॉक के तत्वों के आयन है, आयन प्रायः रंगीन होते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों का जो आयन है क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। और ये आयन विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में अभिक्रियाओं की गति बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, तत्वों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, तो बारी बारी से इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। याद रखिएगा, कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? कुल ज्ञात तत्व 118 हैं। प्रकृति में प्राप्त तत्व जो है वो कितने हैं? 94 हैं। प्रकृति जो है, प्रकृति में प्राप्त तत्व 94। कृत्रिम विधि से निर्मित जो तत्व हैं ये 24 हैं। धातु तत्वों की संख्या 91 है यानी 91 है। अधातु तत्वों की संख्या 20 यानी 20 है। उप धातुओं की संख्या 7 है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन। भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? वह है एल्यूमिनियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम है। सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? लिथियम है। द्रव धातु तत्व कौन सा है? पारा है। द्रव अधातु तत्व कौन सा है? वह है ब्रोमीन। याद रखिएगा। इसके बाद है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु तत्व कौन सा है? चांदी। विद्युत का सुचालक अधातु तत्व ग्रेफाइट है। सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व सोना है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व फ्लोरीन है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व सीजियम है। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व हीलियम है। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व सीजियम है। याद रखिएगा। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व जो है यह है क्लोरीन। सर्वाधिक ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति वाला तत्व क्लोरीन है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व फ्लोरीन है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला जो तत्व है
वो है सोडियम। सोडियम को मिट्टी के तेल में, केरोसिन तेल में रखा जाता है। हड्डियों और दांतों का निर्माण करने वाला जो प्रमुख तत्व है वो है कैल्शियम, याद रखिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अब तक कितने रासायनिक तत्वों की खोज की जा चुकी है, बताइए। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताइए, अब तक कितने रासायनिक तत्वों की खोज की जा चुकी है। इसका सही जवाब हो जाएगा 118। आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक के द्वारा किए गए वर्गीकरण पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक के द्वारा किए गए वर्गीकरण पर आधारित है, याद रखिएगा। इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। सही जवाब हो जाएगा मेंडेलीफ, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड नंबर है, तत्वों के वर्गीकरण के लिए अष्टक नियम किसने दिया था। तत्वों के वर्गीकरण के लिए अष्टक नियम किसने दिया था, तो न्यूलैंडस ने। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है। निम्नलिखित में से यूनिवर्स में सबसे ज्यादा सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वो है आपका हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 5 है, भूपर पट्टी में द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, आपको मालूम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन, डी ऑप्शन। 6 नंबर है, भूपर पट्टी में ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है। भूपर पट्टी में ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध तत्व है सिलिकॉन। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है, तो हीरा मूल तत्व है, याद रखिएगा। 8 नंबर है, हीरे की खनिजीय बनावट में कौन सा तत्व विद्यमान है। डायमंड की जो डायमंड्स हैं इनके खनिजीय बनावट में कौन सा तत्व विद्यमान है, तो कार्बन। 9 नंबर है, विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु, कंडक्टर धातु जो है वो कौन सा है। विद्युत की सर्वोत्तम चालक धातु है चांदी, याद रखिएगा। वह अधात्विक तत्व जो विद्युत का सुचालक है वो है आपका ग्रेफाइट यानी कार्बन। 11 नंबर, अक्रिय गैसों को किस वर्ग का तत्व कहते हैं। जो अक्रिय गैस हैं इन्हें किस वर्ग का तत्व कहते हैं, याद रखिएगा शून्य वर्ग का, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 12 नंबर है, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है, ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ फ्लोरीन है। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, प्लीज कमेंट किया करिए। तो फ्लोरीन इसका सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर, प्रकृति का सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है। सबसे हल्का धातु तत्व है लिथियम। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, तो आपको मालूम है, कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कौन सी अधातु है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, वो है आपका ब्रोमीन। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर, मिट्टी के तेल में रखे जाने वाला तत्व कौन सा है। किस तत्व को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो सोडियम। सोडियम को केरोसिन तेल में यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। 16 नंबर, कथन ए कह रहा है कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कथन ए कह रहा है कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। कारण आर, किसी एक वर्ग में परमाणुवीय त्रिज्याएं समानतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब होगा, ए गलत है परंतु आर सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 17 नंबर, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए इसमें जो दूसरा कथन है, तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती जाती है। तो केवल दूसरा कथन सत्य है। 18 नंबर, सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है? सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व है सीजियम। 19 नंबर, रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की खोज पीरे, याद रखिएगा, पियरे और मैडम क्यूरी ने किया था। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग धातु, धातु कर्म एवं मिश्र धातु के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रियाएं देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल और क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग ज्वाइन कीजिए। हम लोग जो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्विज ग्रुप में उसका प्रैक्टिस करते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।